हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट यू होम। फ्रेंड्स, आज जो हम लेकर आए हैं वो है आपके सामने हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर 2023 का क्लास 9th का है। सेट बी है और ये इंग्लिश का पेपर है। 3 घंटे का पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 75। 25 मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके प्रोजेक्ट के। तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन थे आपके और आपने आज इस पेपर में कितने मार्क्स गेन करे हैं। सबसे पहला आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन ए है, जो कि रीडिंग है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया था 5 नंबर का। ऑब्जेक्टिव है सारे। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना था और निकालना था आपको आंसर्स। तो लिखा था कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर जो दिया है इसको आपको रीड करना है। मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊंगी, है ना, ताकि हम जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड हेलन केलर लूज इन एडिशन टू हर साइट एंड हियरिंग। मतलब कि जो जब हेलन केलर की जो साइट मतलब देखने की और सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, तो उसके साथ साथ उसने एडिशन में और क्या चीज़ थी जो खो दी थी। तो वो थी एबिलिटी टू स्पीक। एबिलिटी टू स्पीक, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ डिड हेलन केलर लूज हर साइट एंड हियरिंग। उसकी मतलब दृष्टि और सुनने की क्षमता किस रीज़न से कैसे चली गई थी। तो देखिए वो बीमार हो जाती हैं एक बार, और जिसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको दिखना और सुनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर क्वेश्चन था कि व्हाट डिड हेलन केलर अचीव डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी। मतलब डिसेबिलिटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। क्या वो म्यूजिशियन बन गई, क्या वो आर्टिस्ट बन गई, क्या उन्होंने कोई डिग्री ले ली यूनिवर्सिटी से, या कोई प्रोफेशनल एथलीट बन गई। तो देखिए ये वाला आंसर जो है ना करेक्ट है, शी गेन अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु वॉज हेलन केलर्स डेडिकेटेड टीचर। उनकी डेडिकेटेड टीचर कौन थी, हु हेल्प्ड हर लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट। तो मिस सुलिवन थी जो उनको हेल्प करती थी ये सारी चीज़ों को समझने में। फिर आपसे पूछा गया था फिफ्थ क्वेश्चन कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। जो देख नहीं सकता, तो जो देख नहीं सकता उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्लाइंड। ठीक है, इज नॉट एबल टू सी, उसको क्या बोला जाएगा, ब्लाइंड बोला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फिर से एक रीडिंग पैसेज था। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी 5 नंबर का था। पूरा बायोगैस के ऊपर था ये पूरा क्वेश्चन, सॉरी ये पैसेज। देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस थे अपने इसमें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट इन चारों में से क्या है, तो वो है मीथेन। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया। इंडिया में बायोगैस का मेजर सोर्स क्या है, कैटल डंग, है ना। कैटल मतलब जो भेड़ बकरी होते हैं उनको बोला जाता है, उनका जो डंग होता है वो ज़्यादा बड़ा सोर्स है बायोगैस का। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनएरोबिक डिग्रेडेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है कि इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये देखेंगे हम कि इंडिया में है। वाई इज़ बायोगैस कंसिडर्ड अ लो कॉस्ट फ्यूल। लो कॉस्ट फ्यूल क्यों कहा जाता है, बहुत चीप है ये, क्योंकि ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है वेस्ट मटेरियल। कोई एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत इसको नहीं है। वेस्ट मटेरियल जो होता है स्पेशली एनिमल्स का काऊ डंग हो गया या कैटल डंग हो गया, उससे हम बायोगैस इजीली बना सकते हैं। सेक्शन बी था राइटिंग सेक्शन, और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग इस तरह से होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको एक टाइटल निकालना होता है। और टाइटल कैसे निकालेंगे हम, जब हम रीड करते हैं तो एक आइडिया हमको लग जाता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है, तो हम चाहें तो ये इसका टाइटल दे सकते हैं। और उसी के बारे में, इस नेशनल पार्क के बारे में ही बात हुई जा रही है पूरी पूरे ही पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस नेशनल पार्क की बात हुई है। तो टाइटल निकालने का एक तरीका तो ये है।
और उसके बाद में आप क्या करना होता है, आपको इनको सब पॉइंट्स पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में डिवाइड करना होता है। तो जो बेसिकली एक आइडिया जो है, जो भी बात कर रहा है, वो हम पॉइंट नंबर 1 में दे देंगे, फिर उससे रिलेटेड ही सब पॉइंट्स हम लिखेंगे। फिर जब कोई दूसरी एक नई आइडिया अगर इंट्रोड्यूस हो रही है पैराग्राफ में, किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो आइडिया हम किस में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में, और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो पॉइंट नंबर 2 के सब पॉइंट में लिखी जाएगी। जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 दिया, तो 1 का 1.1, 1.2, 1.3, है ना। ये एक तरह का फॉर्मेट होता है जो यूज़ होता है नोट मेकिंग में। फिर आपने अगर पॉइंट नंबर 2 दिया, अगर पॉइंट नंबर 2 दिया और इसकी कोई हेडिंग लिखी, तो उसका बनेगा 2.1, 2.2, 2.3। ऐसे ही आपको कम से कम 3 पॉइंट्स और उनके सब पॉइंट्स बनाने हैं, और साथ ही साथ एंड में एब्रीवेशंस ज़रूर लिखिएगा। एब्रीवेशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि 940 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर आया है, तो ऑलरेडी इन्होंने एब्रीवेशन में ही लिख रखा है, स्क्वायर को SQ लिख दिया और फिर KM लिख दिया। तो आप इसका एब्रीवेशन नीचे लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं, मीनिंग के स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर आपकी कोई बड़ी स्पेलिंग्स हैं तो उनको आप उनको शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हैं नोट मेकिंग में, और लास्ट में उनका क्या दे दीजिए, एब्रीवेशन, ताकि पता चल सके रीडर को, चेकर को भी कि आपने एब्रीवेशन बनाया है तो ये किसको रिलेट करता है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये नोट मेकिंग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी एप्लीकेशन राइट और लेटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, यू आर महेश मनीषा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फ़ी कंसेशन। आप यहाँ पर फ़ी कंसेशन मतलब फ़ीस की माफ़ी के लिए आप क्या लिख रहे हैं कि आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आपको जो भी पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया होगा आपके टीचर ने, आप उसको फॉलो करके ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी आपको सिचुएशन दे दी कि आप सो एंड सो बच्चे हैं और यहाँ पढ़ते हैं, आपको यही डिटेल्स यूज़ करना पड़ेगी आप एप्लीकेशन में लिखने के लिए। अगर ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया तो आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप अनूप मिश्रा ही हैं और यहाँ रहते हैं, ये आपका एड्रेस है, सीहोर में आप यहाँ पर रहते हैं। आप अपने लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड दीपक वर्मा को, उसको इन्वाइट कर रहे हैं अपने यंगर ब्रदर की बर्थडे पार्टी में। अगर ये लिखा होगा तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे पूछे गए थे जो 150 वर्ड्स में लिखने थे, 5 नंबर का था ये। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगर अटेम्प्ट किया हो तो, साइंस इन आर डेली लाइफ, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आर लाइफ। तो जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा उसके मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन था। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी थी अपने स्कूल की लाइब्रेरी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स लाइफ में। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, तो आप इस पिक्चर को देख कर भी आप लिख सकते थे कि दिस पिक्चर इज़ अबाउट लाइब्रेरी एंड देयर आर मैनी बुक्स kept in the shelf and we can see that few students are reading and writing about their work and this is the place where we should be very quiet because this is the place where we earn knowledge। तो इस तरह से आप लाइब्रेरी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वहाँ के रूल्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह की किताबें लाइब्रेरी में होनी चाहिए, और लाइब्रेरी आपको पता है हार्ट ऑफ स्कूल कहलाती है। तो ये सारी पॉइंट्स आप कवर करें। हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, चाहे कितना ही डिजिटल ज़माना आ गया है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर जगह, बट फिर भी लाइब्रेरी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिजिटल वे में चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, है ना। सो यहाँ पर इतना था, और फिर आपका सेक्शन था C ग्रामर, जो आपका फिल इन द ब्लैंक था। क्वेश्चन नंबर 7 इनको देख लेते हैं। आपको चूज़ करने थे करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहला प्रश्न में था आपको कि द ब्रेड वॉज प्लेस्ड, मतलब जो ब्रेड है वो कहाँ रखी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन लगा दिया होगा आपने। फिर देयर इज़ नॉट मच, देखो मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, तो जिसको काउंट नहीं कर सकते उनके साथ मच लगता है और जिनको काउंट कर सकते हैं उनके साथ में मैनी या फ्यू लगता है। तो यहाँ पर मच इज़ द करेक्ट आंसर। हेल्थ इज़ बेटर, हम बेटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है, दैन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बेटर आएगा। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइव्ड, क्योंकि आगे का सेंटेंस पास्ट है तो हमको पास्ट टेंस ही यूज़ करना पड़ेगा।
डैश डज नॉट वर्क हार्ड शी विल फेल, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करती है तो वो फेल हो जाएगी इफ़। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस लग रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्योंकि टेकन आया है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये क्वेश्चन बना रहा है, तो इन दोनों तीनों में से जो मोस्ट करेक्ट है वो है हैज़, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। डू एस डायरेक्ट है यहाँ पर, डू एस डायरेक्ट में यहाँ पर एनी 5 आपको करने के लिए बोला था, तो एनी 5 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड, कंबाइन करना था, सेंटेंस को यूज़ करना था बिकॉज। कुछ नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, हम दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे, और बिकॉज से दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रीटा हैज़ एन स्कूटर विच इज़ रेड, सेंटेंस को करेक्ट करना था। तो देखिए, एन स्कूटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्कूटर एस से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं, और यहाँ पर इस स्कूटर के आगे इन्होंने क्या लगा रखा है, वॉवल के लिए यूज़ होने वाला एन आर्टिकल लगा रखा है, तो ये एन जो है ये गलत है और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर सी क्वेश्चन में आपको बोला था कि पास्ट परफेक्ट में कर दो। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट क्या, परफेक्ट जब भी बोला मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब पास्ट बोला है तो पास्ट के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, हैड। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में आपको वर्ब तो दे रखी है जो कि है प्लेस, और हरीश प्लेस विथ हिज फ्रेंड, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमको कुछ नहीं करना, बस इस प्लेस, प्ले का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, प्लेड, और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट पूछा है तो क्या लग जाएगा, हैड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा हरीश हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड। क्या बन जाएगा सेंटेंस, हरीश हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। फिर आपको डी में बोला था अमित एट ऑल दी स्वीट्स, नेगेटिव बनाना था इसका, तो ये नेगेटिव बन गया इधर, कि क्या बन जाएगा, क्योंकि देखो ये एट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अगर होती है तो आपको नेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब डिड की ज़रूरत पड़ेगी, और आप जैसे ही डिड नॉट लगाएंगे तो ये एट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट। जब सेंटेंस में डीड आ जाता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। ई जो क्वेश्चन था ये जंबल था पूरा, आपको इसको रीअरेंज करना था, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए बोला था। तो सबसे पहले हम यहाँ से सब्जेक्ट निकाल लेंगे, तो यंग मैन, द यंग मैन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज है, फिर अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आनी चाहिए, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर एडवर्ब आ जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली। ठीक है, फिर एफ क्वेश्चन जो था, द बॉयज आर मेकिंग पोस्टर टू डेकोरेट द क्लासरूम, पैसिव वॉइस बनाना था यहाँ पर आपको। पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी बात पहले होगी और वर्ब का फॉर्म चलेगा हमेशा थर्ड, थर्ड फॉर्म चलती है वर्ब की। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, मेकिंग, और क्योंकि ये आईएनजी वाला है, कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए आपको एक वर्ब और इंट्रोड्यूस करनी पड़ती जो होती है बीइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या बनाया, क्या जा रहा है, पोस्टर, तो आप लिखेंगे पोस्टर्स आर बीइंग मेड बाय द बॉयज टू डेकोरेट द क्लास। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका और ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सेक्शन डी आ गया था जो टेक्स्ट बुक से था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक से बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन आंसर्स नहीं याद कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें ताकि यहाँ से फटाफट आप 10 नंबर आसानी से निकाल सकें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मागी, तो मागी के लिए क्या स्ट्रेंज था बुक को देखना, है ना, उसका टाइटल था, उसके पेज थे, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज, इट्स कलर, तो उसके जो पेजेस थे ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे। ठीक है, क्योंकि वो येलो हो गए थे, क्रिंगी हो गए थे। और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोम विंड, विंड पोएम आपने पढ़ी होगी। विंड पोएम में आपको बताया गया था कि कैसे हमको स्ट्रांग बने रहना चाहिए, हमको फर्म
होना चाहिए, या हम किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को डिफीट नहीं करें, हम हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और आगे करें, आगे बढ़ें, है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया प्ले विद द विंड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, विंड के साथ प्ले करने की तो बात ही नहीं हुई थी इस पोएम के अंदर। नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल, हाँ ये बात है कि हमको कभी भी नेवर बी डिफीटेड, कभी भी कोई भी मुश्किलें आ गई, चैलेंजेस आ गए लाइफ में, तो उसे डिफीट मतलब हारना नहीं चाहिए। बी फर्म एंड स्ट्रांग, हमको रहना चाहिए, हम पे भरोसा होना चाहिए, स्ट्रांग हमें रहना है। फिर यहाँ पर आपको दे दिया बोथ ए एंड बी, तो देखो ए एंड बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन तो पूरा पूरा गलत है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा था इसके अंदर कि इसका ऑप्शन बी भी राइट है और इसका ऑप्शन बी और सी दोनों राइट है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं विंड की, पोएम विंड के बारे में करेक्ट हैं। तो अगर आपका बच्चा नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल लगा रहा है तो भी ये राइट माना जाएगा, और बी फर्म एंड स्ट्रांग हमको होना चाहिए तो ये भी राइट माना जाएगा। यू कैन ईजिली गिव 1 नंबर, आप यहाँ पर उस बच्चे को 1 नंबर दे सकते हैं, है ना। लेकिन ए और डी के लिए हम बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों बातें निकल के आ रही है इसके अंदर, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहें और आप आराम से दे सकते हैं मार्क्स यहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एट इनिसफ्री, किस तरह का घर चाहिए उसको, है ना। तो घर था अ हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले, लकड़ियों से और मिट्टी से बना हुआ घर में वो रहना चाहता था। व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, जो लेसन था, ये लेसन था किस चीज़ के बारे में था, तो ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो हैं आइंस्टाइन, उनके बारे में था, उनकी लाइफ के बारे में था, तो ये आंसर करेक्ट था, है ना। फिर अगेन आपको यहाँ पर एक पैसेज दे दिया था, एक्सट्रैक्ट दे दिया था जो बुक में से था, और उसको पढ़ के आपको क्या निकालना था, आपको आंसर्स निकालने थे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ, टेंथ ए के इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करें। फ्रॉम विच लेसन द अबो पैसेज हैज़ बिन टेकन, तो ये है माई चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग, क्या बेचकर वो पैसा कमाते थे, तो टैमरिन, इसका मतलब होता है इमली, इमली के बीजों को बेच के। और फिर दीनामानी वॉज क्या था, एक न्यूज़पेपर था, यहाँ पर लिखा भी है कि हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर, तो ये क्या था, एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। फिर बी आपका क्वेश्चन अगेन एक एक्सट्रैक्ट है ना। ये एक पोएम है आपकी, जिसकी लाइंस यहाँ पर दे रखी है, अगर आपको याद होगा तो रेन ऑन द रूफ उसकी लाइंस हैं ये। तो इनको पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर्स निकालने थे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि विच साउंड इज़ द पोएट लिसनिंग टू, जो पोएट है वो किस साउंड को सुन रहा है, तो साउंड ऑफ रेन को वो सुन रहा था। जो साउंड वो सुन रहा था उससे उसको किसकी याद आ रही है, उसकी मदर की याद आ रही है ना। फिर विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, तो इसका आंसर था मेमोरी, ठीक है। सो यहाँ पर सारे एक्सट्रैक्ट्स आपके फिनिश हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ये सब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे जो आपको डिस्क्राइब करके लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई भी 6 अटैम्प्ट करना था, तो आई होप आपने अपने अकॉर्डिंग इसमें अटैम्प्ट कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 30 वर्ड्स में आपको लिखना था, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने थे, 3 आपको दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने थे, 30 वर्ड्स में लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो हैं वो 3-3 मार्क्स के आते हैं, तो ये 75 वर्ड में आपको अटैम्प्ट करना था। देखिए सेंट्रल आइडिया मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, तो जो भी आपकी करंट पोएम हैं, जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, आप उनकी सेंट्रल आइडिया ज़रूर करके जाएं। इट्स वेरी वेरी, हम 3 नंबर ऐसे खो नहीं सकते। सेंट्रल आइडिया में आप राइटर का नेम, उस पोएम की थीम एंड दिस पोएम किस बारे में डिस्क्राइब करती है, वो सारी चीज़ों को कवर करके आप एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में ईजीली लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास 9th एग्ज़ाम पेपर ऑफ हाफ ईयरली। आई होप आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया है उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैच कर लिया होगा, और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं और क्या गलतियाँ आगे अब नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, एंड वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू। थैंक्स।